सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं यहाँ इंग्लिश हूँ। आज मैं टर्मी रोम नामक एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म प्राचीन रोम में शुरू होती है। लूसियस नाम का एक वास्तुकार नए इनोवेशन के साथ आने में विफल हो रहा है और पैसे के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके द्वारा लाए गए प्रत्येक विचार को ग्राहक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जो सोचता है कि उसके इनोवेशन पुराने हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक सार्वजनिक स्नानागार में लाता है। लूसियस सोचता है कि यह आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि यह जोर से नग्न लोगों से भरा है। वातावरण से दुखी होकर वह पानी के भीतर चला जाता है और कुछ देर वहीं रहता है। अचानक उसने देखा कि टब की दूसरी तरफ एक छोटा भवन बन रहा है। वह इसे जांचने के लिए जाता है, लेकिन एक तेज धारा द्वारा खींच लिया जाता है। कुछ ही सेकंड में लूसियस एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंच जाता है। सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। वह सतह पर आने की पूरी कोशिश करता है और अंत में सफल होता है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह अब रोमन स्नानागार में नहीं है। वास्तव में वह एक आधुनिक जापानी स्नानागार में है, जो बूढ़े लोगों से भरा हुआ है, जो उसे अपने सामने नग्न खड़े देखकर सदमे में हैं। वास्तुकार ने किसी तरह समय के माध्यम से आधुनिक जापान की यात्रा की है। लूसियस, जिसने कभी किसी को मंगोलियाई विशेषताओं के साथ नहीं देखा है, मानता है कि पुरुष एक सपाट चेहरे वाली जनजाति से हैं। सदमे से उभरने के बाद लूसियस ने नोटिस किया कि यह स्थान किसी भी स्नानघर से कहीं अधिक एडवांस है जिसे उसने कभी देखा है। टोकरी, नल और मालिश करने वाला उपकरण उसके दिमाग को उड़ा देता है, क्योंकि उसे पहले इन इनोवेशन के बारे में नहीं सोचने का पछतावा होता है। वह गलती से महिला चेंजिंग रूम में प्रवेश कर जाता है और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत ने उसे बाहर कर दिया। फिर हमारा परिचय मम्मी नामक एक संघर्षरत मंगा कलाकार से होता है। उसकी उपस्थिति उसे एक नए चरित्र के लिए एक विचार देती है, इसलिए वह उसका चित्र बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद लूसियस जाग गया और उसे स्वाद वाले दूध की एक बोतल दी गई। वह फिर से इसके मीठे और ठंडे स्वाद से चकित है। वास्तव में यह इतना अच्छा है कि यह उसे दूसरी बार बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह पुरुषों से घिरे रूम में वापस आ जाता है। उनका कहना है कि वह टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले मिला था। शुरू में लूसियस को लगता है कि फ्लैट चेहरे वाली जनजाति के साथ उसका सामना केवल एक सपना था, लेकिन फिर उसने अपनी तरफ दूध की खाली बोतल को नोटिस किया। 2 महीने बाद सीन कट जाता है। लूसियस ने स्नानागार के मालिक को अपने नवीनीकरण के विचार का प्रस्ताव दिया और इसे और अधिक एडवांस बना दिया। लोग उनकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा करते हैं और वह इससे बहुत पैसा कमाते हैं। वे अब अपने स्नानागार के अनुभव को बढ़ाने के लिए टोकरियां, मालिश बूथ और यहाँ तक कि मीठे दूध का भी उपयोग करते हैं। तब में रहते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में स्नानागार हो। जैसा कि लूसियस इसे संभव बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा है, उसे फिर से एक करंट द्वारा खींचा जाता है और 21वीं सदी में बाथटब में लाया जाता है। एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहाने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस भ्रमित है, लेकिन वह जैसा बताया गया है वैसा ही करता है और शॉवर हेड और शॉवर है जैसे कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में पता लगाता है। संयोग से घर मम्मी का है, जो लूसियस को फर्श पर पाता है। वह अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह लौटती है तो वह पहले ही गायब हो चुका होता है। रोम में वापस लूसियस बूढ़े आदमी के लिए एक घर का बाथटब बनाता है और बहुत पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। वह एक बच्चा पैदा करना चाहती है और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में व्यस्त रहता है। वे एक तर्क में पड़ जाते हैं, जो समाप्त होता है जब वह उसे शाप देती है और दूर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सम्राट एरियनस के एक दूत ने लूसियस से संपर्क किया। आदमी क्रूर होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अफवाहें कहती हैं कि उसने कैबिनेट सदस्यों को मार डाला जिन्होंने उसका विरोध किया। जब से लूसियस के आविष्कारों की चर्चा शहर में हो रही है, सम्राट भी उसमें रुचि ले रहा है। लूसियस से मिलने पर वह बताता है कि वह कला का प्रशंसक है और लूसियस ने सार्वजनिक स्नानागार के साथ जो किया है वह स्पष्ट रूप से इसका एक रूप है। उसके काम से प्रभावित होकर सम्राट चाहता है कि वह अपने लिए एक निजी स्नान करे। वह मांग करता है कि यह सामान्य, अभिनव और कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी नहीं किया गया हो। लूसियस चुनौती स्वीकार करता है और सम्राट को प्रभावित करने के लिए इसे अपना मिशन बनाता है। पूरी रात वह एक भव्य स्नानागार के लिए प्रेरणा की तलाश में शहर के चारों ओर घूमता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। वह इस बात से शर्मिंदा है कि उसके सभी विचार एक प्रति हैं, जिसका श्रेय उसे नहीं मिलना चाहिए। अचानक वह खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। वर्तमान समय का एक दृश्य हमें दिखाता है कि मम्मी एक बाथरूम आपूर्ति स्टोर पर काम करती है। एक मंगा कलाकार के रूप में उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक साइड जॉब की है। लेकिन फिर भी वह काम पर जागते रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दोपहर वह गलती से पानी को खुला छोड़ देती है और एक टब को उसके किनारे भर देती है। अचानक लूसियस टब में दिखाई देता है और तेजी से सांस लेने लगता है। वह रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि टब अपने आप गुदगुदा रहा है। दुकान का प्रबंधक उस अजीब आदमी की शिकायत करने जाता है, जिससे मामी और लूसियस को मेलजोल करने का समय मिलता है। लूसियस ने उसे उस जगह का दौरा करने के लिए कहा और उसे एक सिक्का दिया। हालांकि मम्मी को भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन वह उसे चारों ओर दिखाती है। लूसियस मूत्रालयों से मंत्रमुग्ध हो जाता है और सोचता है कि मुद्रित टॉयलेट पेपर में सपाट चेहरे वाली जनजाति की सफलता के रहस्य हैं। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है बिडेट।
जब वह उस पर होता है तो उसे लगता है कि वह स्वर्ग में है। उसने जो कुछ भी देखा उसके विचार की नकल करते हुए वह रोम लौट आया और सम्राट को अब तक का सबसे अच्छा स्नानघर बनाता है। इसमें पीछे की ओर साफ करने के लिए निरंतर पानी के प्रवाह के साथ एक शौचालय है, एक पाइप को उड़ाने वाले दासों से बने बुलबुले के साथ एक टब, एक चमकदार मछली घर और सुगंधित मोमबत्तियां हैं। वह सम्राट की अपेक्षाओं से अधिक है और उसे एक विशेष हार से सम्मानित किया जाता है जिसमें कुत्ते के पैरों और मानव जननांगों की एक अनूठी मूर्ति होती है। लूसियस अपनी पत्नी को उपलब्धि दिखाने के लिए घर भागता है लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करता हुआ पाता है। भविष्य में एक अच्छे मंगा के लिए विचारों को उत्पन्न करने में बार बार विफल होने और साइड जॉब से बाहर निकाले जाने के बाद मामी अपने छोटे गृहनगर लौट आती है। वह एक स्थानीय स्नानागार में काम करना शुरू करती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन करती है। लूसियस से उसे जो सिक्का मिला और उसके गायब होने से वह हैरान हो गया और वह जानना चाहती है कि क्या वह वास्तव में अतीत का व्यक्ति है। रोम में वापस लूसियस ने अपनी पत्नी के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद जीने की इच्छा खो दी है। एक दिन एक दूत उससे संपर्क करता है जो सम्राट के बारे में चिंतित है। यह पता चला है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया और सोचता है कि एक मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वह चाहता है कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतें पूरी हों। लूसियस को इसके साथ अतिरिक्त सावधान रहना होगा क्योंकि यदि जानवर मर जाता है तो सारा दोष उस पर पड़ जाएगा और उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद लूसियस उसके अनुरोध पर जल प्रवाह की जांच करने के लिए सम्राट के स्नानागार में जाता है। लेकिन जब वह टब में प्रवेश करता है तो उसे तीसरी बार भविष्य में खींचा जाता है। वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों से भरे पिंजरे में पाता है। यह पता चला है कि वह एक मगरमच्छ अभयारण्य में है। वहीं मम्मी भी एक डेट को लेकर सेंचुरी में है जो उन्हें पसंद नहीं है। वह उस लड़के से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे के अंदर देखकर खुश होती है। वह उसे बाहर ले आती है और उसे अभयारण्य के चारों ओर दिखाती है, उसकी तिथि के बारे में भूल जाती है। लूसियस सीखता है कि मगरमच्छों और उनके पसंदीदा आवास की उचित देखभाल कैसे की जाती है। मम्मी भी उसे तीरंदाजी सीखने के लिए ले जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में रोमन व्यक्ति है। वह सभी लक्ष्यों को हिट करता है, उसके संदेह की पुष्टि करता है। थोड़ी देर बाद वह एक गर्म पानी के झरने में समाप्त होता है जो उसे अपने समय में वापस ले जाता है। कुछ महीने बाद सम्राट को अपने मगरमच्छ के बेटे को पालने के लिए एक आदर्श स्थान मिलता है। उसने लूसियस के साथ परिवार जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है, उसे बार बार महल में आमंत्रित किया है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि एक दिन बादशाह को विद्रोहियों के अपने सैनिकों पर हमला करने की सूचना दी जाती है। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और उसे किसी भी कीमत पर गद्दी से हटाना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया है और सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है। वह अपने भतीजे सियोनियस को सिंहासन छोड़ने की योजना बना रहा है। सम्राट के रूप में सियोनियस की पहली परियोजना के लिए वह लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक नया स्नानागार बनाने जा रहा है। इसलिए सम्राट चाहता है कि लूसियस परियोजना में अपने भतीजे की मदद करे। यह लूसियस के लिए एक समस्या है क्योंकि उसके सिद्धांत सियोनियस के साथ संरेखित नहीं होते हैं, जो अभिमानी और अभिमानी है। लूसियस जानता है कि यदि वह सम्राट बन जाता है तो रोमन साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी है। इसलिए बहुत सोचने के बाद वह सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि सम्राट के खिलाफ जाना देशद्रोह है, जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन लूसियस अड़े हुए हैं। वह एक साथी वास्तुकार के पास जाता है और उससे परियोजना लेने के लिए विनती करता है। हालांकि वह आदमी लूसियस पर गुस्से में है क्योंकि वह टूट गया है। वे एक लड़ाई में पड़ जाते हैं और लूसियस को एक कुएं में धकेल दिया जाता है। अगले सीन में वह फिर से फ्लैट फेस जनजाति के साथ हैं। वह आहत हैं, लेकिन वे उन्हें अपना समझकर उनका ख्याल रख रहे हैं। वे उसे एक गर्म पानी के झरने में ले आते हैं जहां वह आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी झरने के पानी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। वे उसे किण्वित शराब भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लूसियस मम्मी से मिलता है जिसने बुनियादी लैटिन बोलना सीख लिया है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतना नशे में है कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। जब वे जागते हैं तो वे रोम में होते हैं। मम्मी को बहुत आश्चर्य होता है। उसे पता चलता है कि सम्राट के आदेश को मानने से इनकार करने के कारण लूसियस को फांसी दी जाने वाली है। चिंतित वह उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता है। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। इस बीच जापान में बूढ़े लोगों का समूह मम्मी की तलाश में है जब वे झील में गिरते हैं। लूसियस की तरह वे भी एक भंवर में फंस जाते हैं और उन्हें अतीत में ले जाया जाता है। लूसियस एक अलग शहर के रास्ते में है जब वह एक पहाड़ी पर एक प्राकृतिक गर्म पानी के झरने से मिलता है। वह याद करता है कि जिस तरह से उसके साथ सपाट सामना करने वाली जनजातियों द्वारा व्यवहार किया गया था और उसे पता चलता है कि वसंत सम्राट के घायल सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। वह मामी को अपने विचार के बारे में बताने के लिए दौड़ता है जिससे वह सहमत है। उसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उसे दर्शन प्रदान करता है। उनका यह भी दावा है कि उन्हें एंटोनियस ने वसंत बनाने का निर्देश दिया था।
एंटोनियस सिंहासन का एक और संभावित उत्तराधिकारी है जो सियोनियस की तुलना में बहुत अधिक योग्य है। इसलिए लूसियस चाहता है कि वह उसे सम्राट की नजर में बेहतर बनाए। वसंत बनाने की अनुमति मिलने के बाद लूसियस, मम्मी और सपाट चेहरे वाली जनजाति काम पर लग जाती है। अगले कुछ घंटों में वे पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे वसंत के आसपास कई घर बन जाते हैं और वे सैनिकों के विश्राम स्थल में बदल जाते हैं। जनजाति घायलों की देखभाल करती है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करती है। ऐसा करने के लिए वे आधुनिक चिकित्सा के अपने ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। कुछ महीने बाद सैनिकों ने विद्रोह के खिलाफ लड़ाई जीत ली। वे शराब पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। लूसियस और मामी एकांत में बैठते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। जब उन्होंने एक साथ काम किया तब उन्होंने एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित की। लूसियस वह जीवन में अब तक का सबसे खुश है, लेकिन वह तब तक है जब तक कि सपाट चेहरा जनजाति अचानक गायब नहीं हो जाती। मम्मी भी उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वह उसे बताता है कि रोम की ओर जाने के कई रास्ते हैं। निम्नलिखित दृश्य में सम्राट एंटोनियस को अपना सलाहकार बनाता है। युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के लिए लूसियस को नागरिकों के सामने भी सम्मानित किया जाता है। लोग स्वीकार करते हैं कि उनके बिना वे कभी नहीं जीते। इस बीच मम्मी ने भविष्य में एक नई जिंदगी शुरू की है। एक दिन वह शहर में घूम रही है जब वह लूसियस को तालाब से बाहर आती देखती है। फिल्म खत्म हो जाती है क्योंकि वे फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।